हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के न्यू लेक्चर में मराठा राज्य और संघ। इससे रिलेटेड हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में देखने वाले हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए। देवगिरी के यादवों के अधीन सबसे पहले उन्होंने कार्य करके प्रशासनिक अनुभव को प्राप्त किया था। ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि मराठों के बारगीगिरी या फिर जिसको हम लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं, छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं, का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मराठों के बर्गीगिरी जिसको हम लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं, तो इसका सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किया गया था मलिक अंबर के द्वारा। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। शिवाजी महाराज जो थे गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो बताइए कि इनके प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। यहाँ से आप एक चीज़ जान लीजिए कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे, यानी कि 8 मंत्रियों का एक जो दल होता था उनको 8 अष्टप्रधान कहा जाता था। और उसमें सबसे जो उच्च पद हुआ करता था वो पेशवा का था, और पेशवा को जो कि कहते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शंस नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। साथ ही मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कि चीज़ें से बताता हूँ, जैसे कि अष्टप्रधान में पेशवा तो प्रधानमंत्री हो गया, एक था अमात्य। अमात्य जो होते थे वो वित्त मंत्री को कहते थे, और एक था सुमंत यानी कि विदेश मंत्री को कहते थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है, सर-ए-नौबत जो थे वो सेनापति को कहा जाता था, सर-ए-नौबत। ठीक है, चलिए आगे आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, तो डोंट वरी। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चौथ क्या था। तो बताइए कि चौथ क्या था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज के द्वारा लगाया गया जो भूमि कर था उसको कहा जाता था चौथ। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम टिक करेंगे बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शंस बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, बालाजी विश्वनाथ। देखिए बालाजी विश्वनाथ से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए बालाजी विश्वनाथ जो थे ये कोंकण के एक ब्राह्मण थे, जो कि इनको हम लोग आज भी याद करते हैं इनकी बुद्धि और प्रतिभा के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस संधि के तहत जो शिवाजी के पास अपना 35 किले थे उसमें से इन्होंने 23 किले को मुगलों को दे दिया था। ठीक है, इसी संधि के द्वारा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि जो 1761 में हुई थी किसके बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासन के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी वो किसके शासनकाल में थी। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवाजी महाराज, ठीक है, इनके शासनकाल में जो कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी।
तो समाप्ति जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कब से कब तक चला था। तो याद रखेंगे 1775 से 82 था, ठीक है, 1775 से 1782 तक ये चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ से दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा ही गया कि समाप्ति हुई थी किस संधि के तहत, तो सलबाई की संधि के तहत। तो सलबाई की संधि हुआ कब था, तो जब इसका लास्ट डेट है 1782 में ही हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा ये जा सकता है कि किसके शासनकाल में, यानी कि उस वक्त लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड उस समय की बात वारेन हेस्टिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बताइए कि 1761 में पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादाजी कोंडदेव। अब आप सोच रहे हो कि रामदास तो भी इनके गुरु थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, रामदास जो कि आध्यात्मिक गुरु थे। अगर क्वेश्चंस में आध्यात्मिक गुरु पूछा जाता तो उस कंडीशन में हम रामदास को टिक करते। फिलहाल यहाँ पे राजनीतिक गुरु और संरक्षक पूछा गया तो दादाजी कोंडदेव को टिक करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो बताइए कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि स्टार्ट की थी 1798 में इसने, तो सबसे पहला मराठा सरदार कौन था जिसने इसकी सहायक संधि को स्वीकार करी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि मैंने आपको ऊपर में डेट बताया था 1775 से 82, युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, सलबाई की संधि के तहत समाप्त हुई थी, जो कि 1782 में हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस, मैंने आपको अच्छे से करके बताया था, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो बताइए कि शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान हुआ थे, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, उसमें विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे, ठीक है, मैंने आपको ऊपर में बताया था। अमात्य जो थे वो इनको किसके नाम से, यानी कि जो वित्त मंत्री थे उनको अमात्य कहते थे। सरे नौबत के बारे में आपको बताया था, सरे नौबत यानी कि जो सेनापति थे उनको कहते थे सरे नौबत, और पेशवा सबसे उच्च पद होता था जो कि प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो बताइए कि मराठा सेना का नेतृत्व जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, उस वक्त मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी सदा जो शिव राय भाऊ है इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था। तो सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को किसने छीना था। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बाजीराव प्रथम, बाजीराव जो प्रथम था वो विश्वनाथ का पुत्र था, यानी कि बालाजी विश्वनाथ के ये पुत्र थे, और इनके समय में ही मराठा शक्ति जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ये क्वेश्चन से भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे कि मराठा शक्ति के मराठा जो शक्ति थी अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची थी। तो बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। बाजीराव प्रथम ने ही हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया था और साथ ही साथ इनको लोकप्रिय भी बनाया हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। बताइए सरजामी प्रथा का संबंध किससे है। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है सरजामी प्रथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में क्लियर कर दिया ये सभी चीज़, विदेशी मामले, वित्त मंत्री, जो सेनापति थे, जो पेशवा थे, उनको हम लोग किस किस नाम से जानते थे, ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और वही जो चार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है इन्हीं चार में से। तो विदेशी मामलों के जो देखरेख करते थे उनको हम लोग कहते थे सुमंत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवा पद
प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो बताइए कि सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया पेशवा पद प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ उसके बाद जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि प्रारंभ हो गया। तो सूरत की संधि कब हुई? आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम लोगों ने ऊपर में देखा था 1775 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 में ही हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस पेशवा ने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रघुनाथ राव। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या किया। यहाँ पे बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शंस जो कि करेक्ट आंसर होगा और क्या होगा करेक्ट आंसर। तो शिवाजी अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने जो कराया था, ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी अपनी एक मोहर बनवाई, करेक्ट है। एक नया संवत भी चलाया था इन्होंने, बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ क्षत्रिय परिवारों का आभूषण और यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इस उपाधि को आप पढ़ करके थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है बट आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इनसे जुड़ी कुछ और भी पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि शिवाजी महाराज, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 6 जून 1674 ईस्वी में। और इनको जो राज्याभिषेक कराया था वो कौन थे? तो काशी के प्रसिद्ध एक विद्वान थे श्री गंगा भट्ट के द्वारा इनका जो कि राज्याभिषेक कराया गया था। और इन्होंने साथ ही साथ उसके बाद छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी और नया संवत भी चला था। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपने देखा वो बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुखी यानी कि प्रधान मुखिया सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो बताइए कि सरदेशमुखी जो था वो राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। तो ये राजस्व का 1/10 भाग होता था, 1/10 अंश कह सकते थे, यानी कि 10% होता था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था। चौथ क्या था बताइए। आपको पता है कि चौथ एक प्रकार का कर था, तो मैं आपको बता दूं कि मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बात कही थी चौथ के संबंध में। मैं आपको बताता हूँ, देखिए रनाडे के अनुसार, जो रनाडे थे उनके अनुसार इन्होंने बात कही गई थी कि चौथ जो था वो सैन्य एक कर था। ठीक है, सैन्य कर था। एक और जो इतिहासकार थे उनका नाम क्या था? सरदेसाई के अनुसार सरदेसाई ने कहा कि जो चौथ था वो विजित क्षेत्रों से वसूला किया जाने वाला एक कर था। साथ ही साथ यदुनाथ जो सरकार है उन्होंने भी कहा था कि मराठा आक्रमण से बचने के मराठा आक्रमण से बचने के लिए जो राज होते थे वो क्या करते थे कि उनको एक कर देते थे, यानी कि जो ये मराठा राजा था वो वसूला करते थे। ठीक है, उनसे बचने के लिए। तो फिलहाल कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा होगा मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यह मलिक अंबर के भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी, बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पर भी ये आधारित था। ठीक है, साथ ही अगर बात करें कि उपज का 40% राज्य का राजस्व था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम यूँ कह सकते हैं कि 2/5 भाग था। कभी कभी 40% ना लिख करके 2/5 भाग लिखे तो आप कन्फ्यूज़ नहीं हो गया, उसका मतलब ही वही है 40%। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं कि जो अष्टप्रधान था उसमें सबसे उच्च जो पद हुआ करता था वो पेशवा का था, जो प्रधानमंत्री का था। ठीक है, लेकिन ये आपको बताना है कि किसने एक प्रतिनिधि पद का सृजन किया था जो कि पेशवा से भी ऊपर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि संभाजी की मृत्यु के समय क्या हुआ था कि उनका जो पुत्र था वो 7 वर्ष का था। ठीक है, 7 वर्ष का था, बहुत छोटा था। इसलिए जो मराठा थे उन्होंने ये सोचा कि इतना छोटा तो अब राजा बना नहीं सकते। तो उसके बाद क्या किया कि संभाजी के जो सौतेले भाई थे राजा राम, ठीक है, उनको 1689 में मराठों ने राजा घोषित किया। और साथ ही साथ इसके बाद
तो मैं आपको बता दूं कि पद क्रम में पेशवा का पद जो था वो प्रतिनिधि के बाद था, और इस प्रकार हम ये कह सकते थे कि अष्टप्रधान में प्रतिनिधि सहित 9 मंत्री हो गए थे। ठीक है, अष्टप्रधान तो पहले से था पेशवा के साथ मिला करके, लेकिन जब ये प्रतिनिधि बना तो प्रतिनिधि जो था सबसे ऊपर था, तो कुल मिलाकर के 8 और 1 9 पद 9 मंत्री हो जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हुआ कि शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आय का मुख्य स्रोत जो था वो चौथ हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिन्होंने युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छापामार युद्ध नीति, जिसको हम कह सकते हैं गुरिल्ला प्रणाली। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कह सकते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि पेशवाओं के शासनकाल के नाम से किस मराठा के शासनकाल को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहू। ठीक है, साहू। संभाजी के पुत्र जो थे साहू, जैसे कि हम लोग ऊपर में देखा था कि जब संभाजी की मृत्यु हुई थी उस समय जो साहू थे वो बहुत छोटे थे, 7 वर्ष के थे, इसलिए जो राजा बने थे वो राजा राम को बनाया गया था, उनके सौतेले भाई को। लेकिन जब राजा राम की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात संभाजी के जो पुत्र थे वो बड़े हो चुके थे, और उसके बाद इनको 1708 ईस्वी में जो कि इनका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सतारा में बनाई थी। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया, और इसी नियुक्ति के साथ ही पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत भी हो गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके समय में जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत हो गया था, तो आप याद रखेंगे साहू। ठीक है, साहू के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? छत्रपति शिवाजी का प्रशासन जो था वो कैसा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरंकुश राजतंत्र। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं 400 लाइक रखता हूं। क्या आप इस 400 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं? तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस लाइक को आप बहुत जल्द कंप्लीट कर दीजिएगा, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो फिलहाल इस बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठा छत्रपति साहू और मुगल बादशाह रफ़ी उद रज़ात के जो कि उन्हीं के नाम पर किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था। देखिए जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था हम लोगों ने ऊपर में देखा था 1775 से 82 में। ठीक है, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जो हुआ था वो 1803 से 1805 तक हुआ था। और थर्ड की बात करें जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड जो हुआ था वो 1817 से 1818 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको डेट याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तृतीय आंग्ल मराठा में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा था वारन हेस्टिंग्स, दूसरा जो शासनकाल था वो किसका था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था, और थर्ड जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 तक था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम गारदी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। और बाजीराव प्रथम ही था जिसने कि मैंने ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन द्वीपों को छीना था। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पीछे का रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए और आपके माइंड में वो क्वेश्चन सेट हो जाए, ताकि अगर आपके पास दोबारा कभी क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आपको वो बात याद आ जाए। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी वहां से आरंभ हो गया था?
ठीक है। तो बताइए, चरमोत्कर्ष पर पहुंचे और उसके बाद मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था किसके समय में? तो करेक्ट आंसर होगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बालाजी बाजीराव को एक नाम से जाना जाता था और वो नाम था नाना साहब के नाम से इनको जाना जाता था, ये पॉइंट याद रखेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुई संगोला संधि 1750 में हुई थी, के संबंध में क्या सही राय है? आपको ये बताना है कि क्या राय है। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखेंगे, संगोला संधि कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी यहाँ पे जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि यह जो संधि होता पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह जो कि संगोला नाम से कहलाया, संगोला कहलाया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि केंद्रीय सरकार का जो पूरा दफ्तर है वो 17 से पूना कर दिया गया था और पेशवा राज्य का जो सर्वे है उसको बना दिया गया था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स करेक्ट है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देखा था संगोला संधि, एक था हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, तो उसमें था संगोली की संधि। तो संगोली की जो संधि हुई थी 1816 में हुई थी और अंग्रेजों और वहाँ पे नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पे संगोला है तो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। संगोली की संधि, संगोला की संधि, ये दोनों आप अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ये बात किसने कही थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदुनाथ सरकार ने कही थी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगोला की संधि, जो कि 1750 में हम लोगों ने ऊपर में देखा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? मैकियावेली के नाम से जाना जाता था मराठों का मैकियावेली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, नाना फडणवीस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़कर बताइए कि यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सूरत की संधि 1775 उपलब्ध हमने देखा था। पुरंदर की संधि 1776, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सलबाई की संधि 1782, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही तरीके से मैच कर रहा है। तो हम कहेंगे कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। हमें बताना था कि सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद होते थे उनको किसके शासनकाल में ये विघटित हो गया था, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संभाजी के समय में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको अब कंजूसी नहीं करनी है कि हमें याद नहीं करना है। यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए और या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन जो है वो यूरोपीय ढंग से किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादाजी सिंधिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महादाजी सिंधिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ग्रांट डफ के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रांट डफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऊपर में लोगों ने देख चुका है ऑलरेडी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नाना साहब के नाम से हम लोग बालाजी बाजीराव को जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, उसी तरह से शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को और भी कुछ बातें कही थी, जैसे कि आपको याद रखना है शिवाजी को इन्होंने पहाड़ी चूहा भी कहा था, यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा था।
साथ ही साथ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ताराबाई को जो औरंगजेब है, यानी कि औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार कहा था, ठीक है, ईमानदार की उपाधि दी थी, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? मैंने आपको ऊपर में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बाजीराव प्रथम किसका पुत्र था? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था और इनके समय में मराठा शक्ति जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और इनको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों बिल्कुल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखिएगा। देखिए संत ज्ञानेश्वर जो थे इनकी एक पुस्तक थी भावार्थ दीपिका, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, भावार्थ दीपिका, ठीक है। अगर हम बात करें कि गुरु रामदास, तो गुरु रामदास कौन थे? इनके आध्यात्मिक गुरु थे, यानी कि शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी दो पुस्तक आपको याद रखनी। पहला ये कि दसम बोध जो कि गुरु रामदास ने लिखी थी, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आनंद भुवन, ठीक है, आनंद भुवन जो थी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, आनंद भुवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि अमात्य निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? अमात्य के बारे में हम लोगों ने ऊपर में देखा था, तो बताइए कि अमात्य जो थे वो क्या थे? तो मैंने आपको बताया कि अमात्य जो थे अष्टप्रधान मंत्री परिषद में जो वित्त मंत्री होते थे उनको कहते थे, यानी कि आय व्यय के हिसाब करने वाले जो अमात्य कहलाते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को संगठित समूह में बदल दिया था? संगठित मराठा साम्राज्य को संगठित समूह में बदल दिया था और वो था सरजामी व्यवस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय की प्रमुख कारण क्या था? पानीपत की तीसरा जो युद्ध हुआ था, मराठों की पराजय हुई थी, तो उसमें इनका मुख्य कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली की अधिक कुशल सैन्य नेता होने के कारण इनका ये प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मराठा शासक के संबंध में किस अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो बताइए कि अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था किस मराठा शासक के संबंध में कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाना फडणवीस, जिनको हम लोग कहते हैं क्या? मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव के कर संग्रह कार्य करती थी वो क्या है? गांव के कर संग्रह का कार्य करता था और वो छोटा जो प्रशासक का इकाई था वो कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटिल कह सकते थे, कहीं कहीं आपको पटेल भी लिखा जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाटिल या फिर पटेल, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें कि शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर के कितने प्रतिशत कर दिया था? शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर के कितने प्रतिशत कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 40% कर दिया था, याद रखेंगे। चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और 400 लाइक का टारगेट्स में अपना एक सहयोग दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया? शक्तिशाली और वंशानुगत हो गया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहू, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुका है, तो अब आपके लिए एक छोटा सा ये क्वेश्चन नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और हम बहुत कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।